नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हम सत्र 2 के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में लगाई हुई जो व्यंग्य रचना है विमला की शादी, इस रचना के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। और सुधीर ओगदे जी ने इस रचना को जब लिखा तब इसको लिखते समय उन्होंने ये बात जानबूझकर वहां पे रखने की कोशिश की है कि किस प्रकार आज समाज की विचारधाराएं बदल रही है, किस प्रकार आज समाज जो है भ्रष्ट लोगों का साथ दे रहा है और किस प्रकार समाज में भ्रष्ट नीतियां, भ्रष्ट लोगों का ही साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। ये बातें थोड़ी सी इस रचना के माध्यम से सुधीर ओगदे जी हमारे सामने लाना चाहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इस रचना के जो लेखक है सुधीर ओगदे जी, इनका हमने लेखक परिचय संक्षेप में देख लिया है और साथ ही साथ इस रचना में वो क्या कहना चाहते हैं वो भी हमने थोड़ा सा देखा है। अभी के लेक्चर में हम इस रचना में आने वाले जो पात्र है, जिसको हम पात्र परिचय के तौर पर देखने वाले हैं, तो कुल मिलाकर इसमें 5 पात्र वहां पे दिए गए हैं कहानी में और 5 पात्रों के माध्यम से ये विमला की शादी नामक व्यंग्य रचना जो है यहाँ पे लिखी गई है। तो इनमें से 5 पात्र जो है उनका परिचय मुझे लगता है कि कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब इस रचना की कथा वस्तु हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इन लोगों का जिक्र आता हुआ दिखाई देगा और इनका नाम आने के पश्चात आपको वहां पे मालूम होना जरूरी है कि संबंधित पात्र कौन है। तो इसलिए पात्र परिचय के तौर पर हम थोड़ी सी बातें देखने वाले हैं। तो पहला जो पात्र है इस कहानी का या इस रचना का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है वो है रामधन चाचा, अर्थात इसको मुख्य पात्र भी कह सकते हैं। और वो पात्र रामधन चाचा जो है इनकी उम्र लगभग 48 साल है और उन्होंने सरकारी दफ्तर में अपनी नौकरी की है और वो सरकारी क्लर्क के तौर पर वहां पे काम कर चुके हैं और उन्होंने बहुत सारी जायदाद जो है इस काम के बदौलत जो है जमा कर रखी है। अर्थात इनके सामने बहुत सारे ऐसे प्रमोशन के प्रस्ताव आए थे, लेकिन उन्होंने उसी टेबल पर टिके रहने के लिए बहुत बार रिश्वत भी दी है और उस टेबल को न छोड़ने का कारण ये था कि वो उनको पता था कि इस टेबल से किस प्रकार की कमाई होती है। तो इस वजह से वो एक ही पद पर जो है काम करते रहे हैं। उनका नाम है रामधन चाचा। अगला पात्र है विमला। ये पात्र इस रचना के माध्यम से सिर्फ नाम के तौर पर हमारे सामने आ जाता है और इस रचना का जो शीर्षक है विमला, लगभग यही इसी पात्र के से संबंधित उस कथानक को या कथा वस्तु को जो है गढ़ा गया है। और ये विमला जो है रामधन चाचा की इकलौती बेटी है और जिसकी उम्र अब जो है अब शादी ब्याह करने की हो गई है, 19-20 साल की वो हो गई है। विमला जो रामधन चाचा की बेटी है उसकी उम्र 19 या 20 साल है। और अगला पात्र जब आ जाता है इस रचना में वो है बिरजू नामक, अर्थात बिरजू ये एक नवयुवक है और वो पेशे से जो है प्राथमिक स्कूल में अध्यापक के तौर पर नौकरी करता है। वो आज जो लोग बच्चों को पढ़ाने के जो स्कूल होते हैं, उस छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्राथमिक स्कूल में वो अध्यापक के तौर पर नौकरी कर रहा है। अगला एक पात्र आ जाता है जिसका नाम है नागेश। ये नागेश पात्र जो है ये सरकारी अस्पताल में आयुर्वेदिक डॉक्टर के तौर पर वहां पे काम कर रहा है, अर्थात ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है ऐसा समझ लीजिएगा। और अंतिम पात्र है हेमंत। ये हेमंत जो है पुलिस विभाग में थानेदार के पद पर जो है कार्यरत है। अब आपको इन 5 पात्रों का जो परिचय मैंने करा के दिया है उसके पीछे का कारण मैं आप बता देता हूं कि ये जो 3 पात्र है बिरजू, नागेश और हेमंत, ये तीनों के तीनों पात्र जो है विमला के लिए वर के तौर पर वहां पे वर के तौर पर उनके बारे में सोचा जा रहा है। अर्थात रामधन चाचा जो है अपनी बेटी विमला की शादी जो है इन तीनों में से किसी एक के साथ कराना चाहते हैं, लेकिन जब रचना हम पढ़ते हैं तब इस रचना के माध्यम से सुधीर ओगदे जी बताना चाहते हैं कि रामधन चाचा ज्यादातर जो है अपनी बेटी का हाथ जो है हेमंत जैसे थानेदार के हाथ में देने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी मानसिकता उस प्रकार की है। अर्थात बिरजू, नागेश, हेमंत
तीनों भी अपने अपने स्तर पर जो है उच्च शिक्षित है या नौकरी के स्तर पर भी वो सुनिश्चित है, अर्थात नौकरी भी उनकी अच्छी है। एक अध्यापक है, एक आयुर्वेद का डॉक्टर है और एक थानेदार है। तो इन तीनों में से रामधन चाचा जो है अपने बेटी का हाथ जो है वहां पे किसी एक के हाथ में थमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुधीर ओगदे जी इस रचना के माध्यम से सिर्फ यही बात सामने ला रहे हैं कि आज के समाज में ये जो अध्यापक, ये जो डॉक्टर है, अध्यापक जो ज्ञान देने का काम करते हैं, डॉक्टर जो है सेवा देने का काम करते हैं, और पुलिस कर्मी जो है किस प्रकार हम देखते हैं कि उनका कार्यकाल चलता है या कार्यकाल चलता है, तो उसके आधार पर वो सुधीर ओगदे जी हमारे सामने बताना चाहते हैं कि आज समाज की भ्रष्ट मानसिकता किस प्रकार भ्रष्ट लोगों को ही सराह रही है और किस प्रकार भ्रष्ट लोगों के साथ ही वो सब कुछ हो रहा है। अर्थात रामधन चाचा भी एक भ्रष्ट व्यक्ति है, समाज का एक ऐसा प्रतिनिधि जिसने सरकारी दफ्तर का जो व्यक्ति क्लर्क होता है उसका प्रतिनिधित्व रामधन चाचा वहां पे करते हैं। उन्होंने भी अपने कामकाज को करते समय बहुत बार रिश्वत ली है और रिश्वत के कारण ही उनकी बहुत बड़ी जायदाद जो है संपत्ति वहां पे वो इकट्ठा कर पाए हैं, और उसी मानसिकता से वो अपने बेटी का हाथ जो है किसी ऐसे लड़के के साथ लड़के के हाथ में हाथ देना चाहते हैं जो लड़का अपनी तनख्वाह के बजाय ऊपरी कमाई कर सके, और ये ऊपरी कमाई जो है हेमंत के तौर पर वहां पे उनको दिखाई देती है। और इस रचना के माध्यम से सुधीर ओगदे जी वो बातें हमारे सामने लाएंगे। मुझे लगता है कि ये पात्र परिचय काफी है। मैं इस कहानी की या इस रचना की जो कथा वस्तु है मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा, तभी आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार रामधन चाचा जो प्रमुख पात्र है वो अपनी बेटी विमला की शादी जो है इन तीनों में से किसके हाथ में, या उनके विचारों से ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि विमला की शादी किसके साथ होगी। अर्थात ये बातें कथावस्तु को देखने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगी। तो मैं आपके सामने ये कथावस्तु प्रस्तुत कर रहा हूं। परिचय मैंने अभी करा के दिया है। अब हम आगे की बात देखेंगे। इस विमला की शादी नामक रचना की कथावस्तु इस प्रकार है। देखिए, रामधन चाचा की लड़की विवाह योग्य हो गई है। मैंने अभी बताया था कि ये विमला जो है रामधन चाचा की लड़की है जिसकी उम्र अब विवाह करने योग्य हो गई है। उसके विवाह के खर्चे को लेकर रामधन चाचा आश्वस्त है। मतलब विमला की शादी में आने वाला जो खर्चा है उस खर्चे को लेकर वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। उनको जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि उन्होंने उतनी कमाई करके रखी है और वो आसानी से जो है विमला के शादी का खर्च जो है वहां पे कर सकते हैं। कतई चिंता नहीं है उन्हें विवाह होने वाले खर्च की। अर्थात उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि विवाह में जितना खर्च होगा, उनको जरा सी भी उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। उसका प्रबंध तो नौकरी के रहते ही कर लिया था। मतलब जब रामधन चाचा नौकरी कर रहे थे तब वहां पे उन्होंने उसका प्रबंध कर लिया है। चाचा किसी स्कूल के अध्यापक तो थे नहीं, तो सरकारी महकमे क्लर्क थे। अर्थात वो रामधन चाचा जो है किसी स्कूल के अध्यापक नहीं थे, और वो अध्यापक न होने के कारण एक सरकारी कार्यालय में एक क्लर्क के तौर पर नौकरी कर रहे थे। रामधन चाचा अपनी 48 साल सरकारी जिंदगी में क्लर्क ही बने रहे। मतलब लगभग 48 साल जो है उन्होंने नौकरी जो है 48 साल तक जो है नौकरी की है। नौकरी करने की जो उनकी जो समय सीमा है वो लगभग 48 साल है, और 48 साल नौकरी करने के बाद आदमी कितना कमाता है इसका एक उदाहरण रामधन चाचा के माध्यम से हमारे सामने आ जाएगा। देखिए, चाचा अपनी 48 साल सरकारी जिंदगी में क्लर्क ही बने रहे। नौकरी के आरंभ में ही जन सामान्य की समस्याओं से जुड़ा एक ऐसा टेबल हाथ लगा कि बाद में उस टेबल को छोड़ने की इच्छा ही नहीं हुई। मतलब जब वो नौकरी पर लगे तब उनके पास जो काम दिया गया वो जन सामान्यों की समस्याएं छुड़ाने का टेबल जो है उनके जिम्मे दिया गया, और वो टेबल जैसे ही उनको मिल गया बाद में उन्होंने उस टेबल को छोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने पास ही टिका रहे इसके लिए प्रयासरत रहे। जनता से जुड़ा व्यक्ति एकाएक जन सामान्य से अपने आप को अलग कैसे कर सकता है? मतलब
जनता से जो आदमी जुड़ा हुआ है अचानक से अपने आप को जनता से अलग कैसे कर सकता है। तो ये बात सुधीर ओगदे जी लिखते हैं। प्रमोशन के प्रलोभन भी रामधन चाचा को विचलित नहीं कर सके। मतलब वो टेबल इतना महत्वपूर्ण था कि रामधन चाचा को बहुत बार प्रमोशन दिलाने के भी प्रयास किए गए और उनको प्रमोशन भी आ गए, लेकिन रामधन चाचा ने उस लालच में आकर जो है प्रमोशन नहीं लिया। वो प्रमोशन को नकारते रहे और वो बाद में उसी टेबल पर काम करते रहे। हालांकि उस टेबल पर जमे रहने के लिए उन्हें बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। मतलब वो टेबल उनके हाथ से न चला जाए इसलिए उनको बहुत बार संघर्ष करना पड़ा है, बहुत बार लड़ना झगड़ना पड़ा है, जेबें गर्म करनी पड़ी है। मतलब वो टेबल अपने पास ही बना रहे इसलिए अपने ऊपर के अधिकारियों की जेबें जो है गर्म करना, मतलब उनको भी उन्होंने रिश्वत खिलाई है, रिश्वत दी है और रिश्वत के नाम पर या रिश्वत के बदौलत वो टेबल जो है रामधन चाचा अपने पास ही रखने की कोशिश करते हैं। पर जीत अंततः रामधन चाचा की ही बनी रहती थी। मतलब वो जो भी कुछ उस टेबल का काम जो है जब प्रमोशन के बल पर उनको वहां से हटाने की कोशिश की जा रही थी तब रामधन चाचा जो है बिल्कुल भी वहां से हटने की कोशिश नहीं करते और बल्कि अपने ऊपर के अधिकारियों को वो रिश्वत के तौर पर जो है वो टेबल अपने पास ही रखने के लिए मजबूर करते और वो रामधन चाचा हमेशा की तरह उस टेबल को अपने पास रखने में कामयाब रहे हैं। रामधन चाचा ने जन सामान्य के इस महान कार्य में मात्र विभाग प्रमुख को ही सहभागिता का अवसर दिया है। मतलब जो टेबल उनके पास रखने की कोशिश की गई थी या वो कोशिश कर रहे थे उस टेबल में उनके सहभागीदार के रूप में उनके जो विभाग प्रमुख है उनका ही हिस्सा जो है, जो भी ऊपर की कमाई होती थी उसमें उनको दिया जाता था। अर्थात रामधन चाचा और उनके ऊपर का जो अधिकारी है उनको ही अवसर मिलता था। विभाग प्रमुख बदलते रहे पर चाचा ने उन्हें अपने बस में रखा। मतलब रामधन चाचा जिस टेबल पर क्लर्क का काम कर रहे थे उनके ऊपर के जो अफसर है, अधिकारी जो है, विभाग प्रमुख जो है वो हमेशा बदलते रहे, लेकिन बार बार रामधन चाचा जो है उन विभाग प्रमुखों को भी अपने वश में करते रहे। कैसे, देखिए सारांश यह कि अब जब रामधन चाचा सेवानिवृत्त हुए तो गांव में कई एकड़ जमीन और बड़ा सा सुंदर मकान एवं सुख सुविधाओं की संपूर्ण आधुनिक वस्तुएं घर में थी। मतलब इतने साल नौकरी करने के बाद, 48 साल नौकरी करने के बाद रामधन चाचा अब रिटायर हो चुके हैं। वो उनकी उम्र जो है लगभग 60, रिटायरमेंट की जो उम्र होती है वो 60 साल उम्र हो गई है और 48 साल नौकरी करने के पश्चात 60 साल में जब वो देखते हैं तो उनके पास क्या क्या बना है। तो देखिए उनके पास बहुत सारी चीजें बनी हैं। गांव में कई एकड़ जमीन जो है वो कमा चुके हैं, साथ ही साथ एक सुंदर सा बड़ा मकान जो है उन्होंने बनवाया है और उस घर में, उस मकान में जो है सुख सुविधाओं से जितनी भी वस्तुएं चाहिए थी वो सभी वहां पे भरी पड़ी हुई है। रामधन चाचा ने एक गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ निहारा। अब रामधन चाचा जो है अब अपनी बेटी जो है रिटायर होने के बाद अपनी बेटी विमला की शादी करना चाहते हैं और आसमान की तरफ ऊपर देखकर निहारते हैं। ओठों ही ओठों में कुछ बुदबुदाएं और उनके हाथ स्वतः ही जुड़ते चले गए। मतलब जब वो रिटायर हुए और उन्होंने देखा कि मेरा जीवन कितना सधन संपन्न है और वो सधन संपन्नता वो जब हाथ उठाकर ऊपर भगवान की तरफ इशारा करते हुए हाथ जोड़ते हैं, अर्थात उनको ये बुदबुदाते हुए जब वो कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सभी कृपा जो है भगवान की लीला है, भगवान के कारण ही मेरे पास ये सभी सधनता जो है आ चुकी है। अर्थात वो भगवान को सराहना भी नहीं भूलते और भगवान की तरफ इशारा करते हुए, हाथ जोड़ते हुए ऐसी ही कृपा बनी रहे, इस प्रकार कुछ बुदबुदाते हैं। देखिए आकाश और ऐसे व्यक्तियों का पता ही नहीं क्या संबंध है। मतलब जो इस प्रकार की कमाई करते हैं, इस प्रकार की ऊपरी कमाई करने वाले लोग आमतौर पर हम देखते हैं कि ये इनके ऊपर ही वहां पे भरोसा रखते हैं। मतलब ऊपर देखकर ही हमेशा ये बातें करते रहते हैं। तब ये लेखक सुधीर ओगदे जी कह रहे हैं कि आखिरकार ऐसे भ्रष्ट आदमियों का, ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों का आकाश के साथ क्या संबंध है, और वो हमेशा जो है उस आकाश के साथ जो है वहां पे हाथ जोड़े रहते हैं। तो इन लोगों के बारे में जब वहां पे
सुधीर ओगदे जी कह रहे हैं कि आखिर समझ में नहीं आता कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों का आकाश के साथ क्या संबंध बना हुआ रहता है, और शायद ऐसे व्यक्ति अपने जीवन की ऊंचाइयों को आकाश जितनी ही मानते हैं। मतलब वो जो भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं, जो इस प्रकार की 2 नंबर की कमाई या रिश्वत की जो कमाई होती है वो करने के बाद जब आकाश की तरफ देखते हैं, और देखने के पश्चात लेखक ये कह रहे हैं कि शायद ऐसे लोग जो है अपनी ऊंचाइयों को, अपने जीवन की ऊंचाइयों को आकाश से भी ऊंचा मानते हैं, और जब जब उसे तोलते रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आकाश में छुपी गुप्त शक्तियों से इनका कोई गुप्त समझौता हो। मतलब अब सुधीर ओगदे जी हमारे सामने कह रहे हैं कि भ्रष्ट लोग ज्यादातर विश्वास जो है भगवान पर रखते हैं, और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि भगवान तुम्हारी ही लीला है, तुम्हारी ही कृपा है, ऐसी ही कृपा बने रहे। तो ये बातें थोड़ी सी सुधीर ओगदे जी कह रहे हैं कि शायद ये आकाश में छिपी हुई गुप्त शक्तियां जो है इनको, उनके साथ ये गुप्त समझौता करते रहते हैं। साधारण तौर पर ऐसा भी समझा जाता है कि ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब जो भ्रष्ट लोग होते हैं उनके बारे में ये आमतौर पर धारणा होती है कि ज्यादातर ये लोग जो है अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब भगवान पर ज्यादा विश्वास रखने वाले होते हैं। मतलब उनका ये सुधीर ओगदे जी का कहना ये है कि ये लोग ज्यादातर अपने द्वारा किए जाने वाले कर्म के लिए भगवान के आदेश के अनुसार वो काम कर रहे हैं, इस प्रकार के साथ जो है अपनी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ देते हैं। अर्थात ये लोग हम देखते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। अतः आकाश मार्ग से उस पार रहते कृपा निधानों का आशीर्वाद पाने हेतु ऊपर निहारते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जो है हमेशा आकाश के मार्ग से या आकाश के ऊपर रहने वाले जो कृपा निधान है, कृपा निधान मतलब भगवान जो है उनकी कृपा दृष्टि से ही या उनके आशीर्वाद से ही वे ऊपर निहारते हुए देखते हैं। अर्थात उनको ये कहना है, विज्ञापन संस्कृति के इस युग में कृपा निधान भी विज्ञापित होना चाहते हैं। मतलब आज हम देखते हैं कि आज का जमाना विज्ञापन का जमाना है, एडवर्टाइजिंग का जमाना है। जो जितना प्रचार प्रसार करेगा वो उतना जो है लोकप्रिय बनता रहेगा। अर्थात ये जो भगवान है ऐसे व्यक्तियों पर कृपा बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार जब वो ऊपर देखते हैं, भगवान की कृपा है कहते हैं, तब कृपा निधान या भगवान भी जो है अपना विज्ञापन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अर्थात मेरी कृपा जो स्वीकार करेगा उसका भलाई होगा, इस प्रकार से वो कुछ इस प्रकार की बातें जो है विज्ञापन के इस युग में सामने आती हुई दिखाई देती है। और उन्हें विज्ञापित करने का कार्य कोई ईमानदार मेहनतकश सज्जन व्यक्ति तो कर नहीं सकता। अर्थात ऐसे भ्रष्ट लोग ही इस भगवान को जो है विज्ञापित करने का काम करते हैं, लेकिन जो सही मायने में ईमानदार है, मेहनतकश है, सज्जन व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के जिम्मे से या इस व्यक्ति के माध्यम से कृपा निदान या भगवान का विज्ञापन तो हो नहीं सकता। जो मानव स्वयं प्रसाद की लालसा में मंदिर मंदिर भटककर अपनी क्षुधा शांत करते हैं, ऐसे व्यक्ति किस काम के। अर्थात जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो मंदिर दर मंदिर घूमते रहते हैं, मंदिर में मिलने वाले प्रसाद से वो गुजारा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति किस काम के। अर्थात मंदिर के माध्यम से जो प्रसाद मिलता है उसके कारण वो भूख जो है, अपनी भूख जो शांत करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से भगवान का विज्ञापन नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों के माध्यम से भगवान का विज्ञापन अच्छी तरह से हो सकता है। भगवान को भी अब इंतजार रहता है ऐसे भक्तों का जो सीधे डील करे। मतलब सुधीर ओगदे जी क्या कह रहे हैं कि भगवान भी जो है इंतजार करते रहते हैं कि मेरे सामने आने वाले जो भक्त है वो मेरे साथ सीधे डील करे, बीच में कोई भी एजेंट वगैरह वहां पे काम न करे, वो संबंधित भ्रष्ट व्यक्ति और भगवान के बीच में डील होती रहे। पंचामृत, नारियल वगैरह से अलग हटकर कुछ ऑडियो वीडियो कैसेट पर निर्मित कराए तो बात बने। मतलब अब देखिएगा कि भगवान के प्रसाद के तौर पर वहां पे जो भी कुछ चीजें या जो भी पकवान बनवाए जाते हैं, इसको लेकर अब वो बात पुरानी हो चुकी है। अब नए तरीके के प्रलोभन या नए तरीके के आकर्षण जो है भगवान को चाहिए। भगवान को आज पंचामृत नहीं चाहिए, नारियल नहीं चाहिए, बल्कि कोई अगर भक्त उसके प्रचार प्रसार के लिए ऑडियो वीडियो कैसेट निकाले और उसकी निर्मित कराए
है तो भगवान उस पर ज्यादा खुश होंगे। तो ये जो भगवान की लीला है, किस प्रकार वहां पे भ्रष्ट आदमियों के साथ जुड़ी हुई है, ये सुधीर ओगदे जी हमारे सामने प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि क्या सही मायने में ऐसे लोगों को भगवान बचाता रहता है। तो हमें ये इसके बारे में सोचना है। इधर कुछ भगवानों के मीडिया एकाधिकार पर अन्य भगवानों का विचलित होना सहज स्वाभाविक है। हम देखते हैं कि आज के मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो आ चुके हैं जिन्होंने एकाधिकार शाही बनाए रखी है। मतलब उनके विरोध में एक ही भी खबर वहां पे चलाई नहीं जाती, सभी खबरें जो है उनके समर्थन में चलाई जाती है, उनके पुरस्कार के लिए चलाई जाती है, उनके लोकप्रियता के लिए चलाई जाती है। तो ऐसे एकाधिकार वाली जो बात है वो कि एक भगवान दूसरे भगवान की वहां पे सहज ही उसको विचलित कर सकता है। तो सुधीर ओगदे जी बताना चाहते हैं कि आज का माहौल जो है कितना भ्रष्ट हो चुका है। भगवान भी ऐसे लोगों का ही किस प्रकार साथ देता है और जनता भी जो है ऐसे लोगों के बहकावे में आकर अपने काम करवा लेती है, जेब से पैसे निकाल कर देती है। तो इसलिए ये रिश्वतखोरी जो है बढ़ती रहती है। ये बातें थोड़ी सी सुधीर ओगदे जी हमारे सामने रख रहे हैं। तो बात उन्होंने रिश्वत से किस प्रकार रामधन चाचा ने ये पूरी संपत्ति जो कमाई थी उसको लेकर उन्होंने की है। अगली बात इस रचना में सामने आ जाती है। हाँ, तो बात रामधन चाचा की हो रही थी। मतलब हम किसकी बात कर रहे थे? रामधन चाचा ने अपने पूरे नौकरी में किस प्रकार रिश्वत लेकर जो है जो संपत्ति कमाई है, जो जमीन कमाई है, बड़ा सा घर बनवाया है और उस घर में लगने वाले सभी सुख सुविधाओं से संपन्न जो साधन है या वस्तुएं जो है उन्होंने वहां पे प्राप्त की है। तो रामधन चाचा की बात हो रही थी, उनकी लड़की के विवाह की हो रही। मतलब अब सुधीर ओगदे जी थोड़ा सा रिश्वतखोरी और भगवान भ्रष्ट लोगों का और रिश्वत लेने वाले लोगों का किस प्रकार का रिश्ता है, तो ये बात थोड़ी सी बता रहे थे। और बाद में वो अपनी पहली बात पर वहां पे आ जाते हैं, कहते हैं कि हम रामधन चाचा की बात कर रहे थे और उनकी लड़की जो है विमला, उसके शादी की बात हो रही थी। चाचा की लड़की का नाम है विमला, अर्थात रामधन चाचा की लड़की का नाम है विमला। अब जिसकी उम्र जो है शादी की हो गई है, उच्च पद सा गोरा रंग, मतलब अब वो विमला जो है रामधन चाचा की बेटी, उसका वर्णन उन्होंने किया है। वो कहते हैं कि उसकी कद काटी जो है, उच्च पद, गोरा सा रंग, घोटालों सी बड़ी बड़ी आंखें। मतलब उसकी कद जो है ऊंची है और रंग भी उसका गोरा है और उसकी आंखें लगभग घोटाले जिस प्रकार के होते हैं उस प्रकार की बड़ी बड़ी आंखें। मतलब घोटाला होने के बाद जो हम आंखें बड़ी करते हैं उसी प्रकार की उसकी आंखें जो है बड़ी बड़ी आंखें हैं। रिश्वत से लुभावने होठ, मतलब उसके होठ ऐसे हैं कि वो रिश्वत देने के लिए हमें लुभा रहे हैं, अर्थात रिश्वत से लुभावने वाले होठ। आश्वासन सी मधुर वाणी, मतलब जब वो बोलती है तो मधुर वाणी आश्वासन दे रही है, इस प्रकार से उसकी वाणी है। लंबी रकम सी लंबा कद, मतलब लंबी रकम देनी पड़ेगी जितनी उतना उसका लंबा कद है। धन धान्य से भरी हुई किसी मर्सिडीज की तरह, मतलब वो कद काटी से, शरीर यष्टि से उसका देह जो है सुंदर है, कद काटी भी ऊंची है और धन धान्य से भरपूर, मतलब कहीं पर भी उसका शरीर जो है ढीला ढाला नहीं है, एकदम भरा पूरा है और भरी पूरी सी, उभरी उभरी सी। मतलब वो विमला जो है एकदम भरी भरी सी है, उभरी उभरी सी है, अर्थात जैसे मर्सिडीज कार होती है जिसमें कोई भी कमी नहीं होती, लगभग उसी प्रकार की ये विमला जो है अब वो शादी योग्य हो गई है, पर साथ ही नाजुक और कोमल कोमल सी। मतलब इतना सब कुछ भरी पूरी होने के साथ ही साथ वो लड़की है और वो नाजुक भी है और कोमल कोमल सी भी है। मतलब ये विमला जो है लगभग इस प्रकार की दिखने में और उसका जो शरीर का वर्णन जो है उन्होंने यहाँ पे किया है। जो देख ले बस देखता रह जाए, मतलब वो इतनी आकर्षक है कि देखने वाला बस उसको देखता ही रह जाता है। जब से गांव में आई है नित्य टंटे शुरू हो गए हैं। मतलब वो अब तक जो है शहर में पढ़ाई कर रही थी, अब वो शहर से लौटी है गांव में और उसकी सुंदरता के बहुत सारे लोग कायल हो चुके हैं। और जब से वो गांव में आई है, गांव में विवाद बढ़ते गए हैं, टंटे बढ़ रहे हैं, भाई भाई दुश्मन बन बैठे हैं। मतलब गांव में इतना माहौल बिगड़ गया विमला के आने के बाद कि दो भाई एक साथ चल रहे थे, अब वो दोनों जो है एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं।
मित्र मित्र शत्रु सा व्यवहार कर रहे हैं, मतलब जो मित्र एक थाली में खाना खा रहे थे वो भी मित्र जो है आज उस विमला के कारण शत्रु बने गए हैं। एक स्वर्ण पदक सी लुभावनी विमला को पाने की होड़ में आसपास के गांव भी प्रभावित होने लगे हैं। मतलब वो इतनी सुंदर है कि गांव के लोग छोड़िए, आसपास के गांव के लोग भी उसको पाने के लिए लालायित है। पुलिस का काम मिल गया है, लाला की बिक्री बढ़ गई है। मतलब उसको देखने के लिए पास पड़ोस के लोग जो है वहां पे आ जाते हैं और विवाद तंटे हो जाते हैं। परिणामतः पुलिस वालों का काम बढ़ गया है और लोग बाहर से आने के कारण लाला जो है दुकानदार, उसकी भी नौकरी वहां पे बिक्री बढ़ गई है। विमला ने गांव में क्रांति सी ला दी है। मतलब एक लड़की से आने के कारण जो है किस प्रकार गांव में क्रांति आ चुकी है, इसका वर्णन जो है सुधीर ओगदे जी कर रहे हैं। अर्थात पुलिस वालों का काम बढ़ गया है, लाला की बिक्री बढ़ गई है, विमला ने गांव में क्रांति सी ला दी है। चलती है तो भ्रष्ट नेता के पीछे नारे लगाती भीड़ की तरह मनचलों की टोली साथ लेकर चलती है। मतलब जब वो चलती है तो वो भ्रष्ट नेताओं की टोली किस प्रकार नारे लगाते हुए चलती है, उसी प्रकार मन चले जो युवा होते हैं, जो गांव के घूमने फिरने वाले जो युवा वर्ग होते हैं, उनको साथ लेकर घूमती है। मतलब वो चलने लगती है तो ये जमावड़ा जो है उसके पीछे पीछे चला रहता है। मतलब वो इतनी आकर्षक है, इतनी सुंदर है। और ऐसी विमला की शादी की बात जो है अब रामधन चाचा वहां पे कर रहे हैं और रामधन चाचा जो है अपने बेटी के लिए, सुंदर सी बेटी के लिए, कोमल सी बेटी के लिए अब वर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तक हमने इस रचना में देखा किस प्रकार विमला जो है रामधन चाचा की बेटी है और वो कितनी सुंदर है, इसका भी मोहक वर्णन जो है सुधीर ओगदे जी ने किया है। अगले लेक्चर में हम यहाँ के आगे की बात देखेंगे और अब तक जो हो चुका है इसको थोड़ा सा गंभीरता से सुनिए। गंभीरता से या मतलब ये व्यंग्य रचना है, थोड़ा सा हंसते हल्के फुल्के भाव से सुनने की कोशिश कीजिएगा और आगे की बातें जो है मैं अगले लेक्चर में आपके सामने रखूंगा और उसके बाद इस रचना के माध्यम से सुधीर ओगदे जी क्या कहना चाहते हैं इसका एक मार्मिक वर्णन जो है मैं आपके सामने रखूंगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।